तो क्या होगा अगर डॉक्टर डूम कैंग से फाइट कर ले, और क्या होमलैंडर वोल्वरिन और डेडपूल को मार सकता है, और वॉचर ने रून किंग थॉर को गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स में ऐड क्यों नहीं किया, और लोकी वर्सेस डोरेमोन में कौन ज्यादा पावरफुल है। ऐसे ही कई सारे रैंडम क्वेश्चंस की बात आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर डूम वर्सेस कैंग। तो एमसीयू ने कैंग को स्क्रैप करके डॉक्टर डूम को उसकी जगह दे दी है, लेकिन डॉक्टर डूम कैंग से भी बड़ा और डेंजरस थ्रेट है। अब लास्ट टाइम हमने डॉक्टर डूम को देखा था फैंटास्टिक फोर मूवी में, और कैंग के तो कई सारे वेरिएंट्स हमें देखने मिले, लेकिन आज हम सिर्फ दो वेरिएंट्स को कंपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट कैंग द कॉन्करर और सेकंड ऑफ कोर्स ही हू रिमेन्स। अब कैंग द कॉन्करर और डॉक्टर डूम के पास ऑलमोस्ट सेम एबिलिटीज है, जैसे एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, और ये दोनों अपनी ज्यादातर एबिलिटीज अपने आर्मर के जरिए यूज करते हैं। कैंग का आर्मर फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन टाइम रिलेटेड एबिलिटीज को यूज करने के लिए कैंग को अपने टाइम स्पेयर का यूज करना पड़ता है। सूट के अंदर कोई टाइम पावर्स नहीं है, लेकिन डूम के पास भी अपना एक आर्मर है जो एक अननोन मेटल से बना है, और ये डूम को काफी हद तक हैवी फिजिकल हिट्स और कॉस्मिक एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कैंग का आर्मर ज्यादा बेटर देखने मिल जाता है क्योंकि वो फ्यूचर से बिलोंग करता है। लेकिन जब कैंग द कॉन्करर और डूम फाइट करेगी तब डॉक्टर डूम के जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कैंग की तरह डूम अपने आर्मर और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है। डूम के पास अपनी खुद की सुपर स्ट्रेंथ है और ये ज्यादातर अपने मैजिक का यूज करता है, इसलिए डूम को फाइट करने के लिए किसी आर्मर की जरूरत नहीं है। डूम के पास भी एनर्जी मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, इसलिए कैंग को इजीली ओप आउट कर सकता है। साथ में कैंग के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है जिससे वो डूम के मैजिक को ब्रेक कर सकता है, इसलिए अगर कैंग द कॉन्करर के पास अपना टाइम स्पेयर होता तो शायद ये डूम को बीट कर सकता था। लेकिन अभी के लिए डॉक्टर डूम की टेलीकिनेसिस एबिलिटी, मैजिक और रॉ स्ट्रेंथ कैंग से सुपीरियर है, इसलिए डूम कैंग को बीट कर देगा। लेकिन जब बात आती है ही हू रिमेन्स की, तो ये कैंग द कॉन्करर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करके सारी टाइमलाइंस को एक लूप बना दिया था, और इसके पास टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज है। अब जब डॉक्टर डूम ही हू रिमेन्स के सामने आएगा तो उसका एक भी अटैक इस वेरिएंट पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ही हू रिमेन्स को ऑलरेडी अपने फ्यूचर के बारे में पता होता है, इसलिए उसे डूम के सारे अटैक्स के बारे में पहले से ही पता होगा। लेकिन ही हू रिमेन्स चाहे तो अपने टेम्पेट से डूम को एक ही जगह पर फ्रीज कर सकता है। कॉमिक्स में डूम के पास टाइम पावर्स है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं, इसलिए से वो अपने मैजिक के भरोसे रहकर डॉक्टर डूम ही हू रिमेन्स के टाइम एबिलिटीज को काउंटर नहीं कर पाएगा। और एक बार डूम की बॉडी का टाइम रुक गया उसके बाद तो वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जब तक ही हू रिमेन्स के पास अपनी टाइम पावर्स है तब तक डूम उसे बीट नहीं कर पाएगा। अब अगर कॉमिक्स की बात करें तो ये दोनों दो बार फाइट कर चुके हैं, और दोनों बार डॉक्टर डूम ने इजीली कैंग को बीट कर दिया था। एक बार खुद विक्टर वॉन डूम ने अपने मैजिकल एबिलिटीज के साथ बेसिकली कैंग और डूम दोनों एक मिशन के लिए टीम अप करते हैं, लेकिन टाइम के साथ कैंग धोखा दे देता है, इसलिए डूम अपने मैजिकल एबिलिटीज से कैंग को बीट कर देता है। और दूसरी बार डॉक्टर डूम मिस्टर फैंटास्टिक होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी टेक्नोलॉजी और मिस्टिकल एबिलिटीज से कैंग के सारे वेपन्स को फेल करके उसे बीट कर देता है। अब बेशक कैंग के वेपन्स काफी डेंजरस होते हैं और ये टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के पास भी टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज है, इसलिए कैंग को बीट करना डूम के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वर्दी कैप वर्सेस जेन फोस्टर। अब इन दोनों ने थॉर के हैमर को लिफ्ट कर रखा है, लेकिन कैप्टन अमेरिका को ओडिन की स्पेल की वजह से थॉर की पावर्स मिली थी, और जेन फोस्टर को थॉर की स्पेल की वजह से गॉडली पावर्स मिली। अब क्योंकि दोनों के पास थॉर की पावर्स है, इसलिए अगर ये एक दूसरे पर लाइटनिंग अटैक्स करे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके पास थॉर की पावर्स है उसे लाइटनिंग से क्या ही हो जाएगा। इसलिए अब इस बैटल का रिजल्ट डिपेंड करता है कि कौन बेटर हैंड टू हैंड फाइट करता है। अब ये दोनों सुपर ह्यूमन लेवल पर जा चुके हैं, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों म्यूनर को डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। कैप्टन म्यूनर को बेसिक तरह से यूज करेगा जैसे प्री अवेकन थॉर किया करता था, लेकिन जेन फाइट के दौरान म्यूनर के ब्रोकन पीसेस को भी यूज करती है लॉन्ग रेंज अटैक के लिए और हंटर की तरह भी यूज करने के लिए। लेकिन जब बात आती है कॉम्बैट स्ट्रेटेजी की, तो वो कैप्टन की बेटर देखने मिल जाएगी। कैप्टन की टैक्टिकल इंटेलिजेंस भी काफी अच्छी है, और साथ में कैप पावरफुल एनिमीज से फाइट कर चुका है, इसलिए उसे पता है कि सुपर ह्यूमन से कैसे फाइट करनी है। लेकिन जेन को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है थॉर बने हुए, और उसने अब तक का जो सबसे पावरफुल सुपर विलन से फाइट की है वो खुद गॉड द गॉड बुचर था। उसमें भी वैल्करी और थॉर ने उसकी हेल्प की थी, और म्यूनर ने जेन को थॉर तो बना दिया, लेकिन जेन बहुत ज्यादा लंबे समय तक थॉर की फॉर्म को मेंटेन नहीं कर सकती। कैंसर की वजह से वो बहुत जल्दी अपनी एनर्जी लूज कर देती है, और कैप एक ऐसा बंदा है जो जल्दी हार नहीं मानता है, इसलिए सिमिलर पावर्स और वेपन्स होने की वजह से इनकी फाइट काफी लंबी चलने वाली है। लेकिन थॉर की पावर ज्यादा देर तक यूज करना जेन की सबसे बड़ी वीकनेस है, इसलिए जेन कैप को बराबरी की टक्कर दे सकती है, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जेन कमजोर होने लग जाएगी, और यही से कैप हेवी स्ट्राइक करके जेन को बीट कर देगा। वॉचर मल्टीवर्स को बचाने के लिए स्ट्रेंज सुप्रीम के पास क्यों गया, रून किंग थॉर के पास क्यों नहीं? क्योंकि वॉचर मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है, टाइम में नहीं। वॉट इफ स्टोरी लाइन 2022 में बेस्ड है और रून किंग थॉर 2006 में, और उस स्टोरी के आखिरी पेज पर हमें साफ दिख जाता है कि रून किंग थॉर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। ये बात सच है कि रून किंग थॉर होता तो वॉचर को गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन रून किंग थॉर 2 डेकेड पहले मर चुका है, और मल्टीवर्स में रून किंग के कई सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन कोई भी प्राइम आर्किटेक्ट जितना पावरफुल नहीं है,
इसलिए वॉचर चाहकर भी रून किंग थॉर की हेल्प नहीं ले सकता था। क्या शांग-ची का विलन थॉर की सोल को निकाल सकता है? अब इस विलन का नाम ड्वेलर इन द डार्कनेस था और इसकी मेन एबिलिटी दूसरों की सोल को एब्जॉर्ब करना है, फिर चाहे वो सामने इंसान हो या ड्रैगन, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबकी सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब बात आती है थॉर की, तो आज की डेट में सबसे पावरफुल एसगार्डियन है, जिसे बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन सोल तो थॉर के अंदर भी देखने मिल जाती है और ड्वेलर को मौका मिलते ही वो थॉर की सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ कंडीशंस पर। पहली कंडीशन है कि थॉर जब अनवर्दी होगा तब, क्योंकि इस टाइम पर थॉर के पास उसकी पावर्स नहीं होगी, वो एक नॉर्मल इंसान होगा और वो ड्वेलर से फाइट नहीं कर पाएगा। सेकंड कंडीशन है थॉर के पास अपनी पावर्स होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होगा, जैसे इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में थॉर की हालत थी। इस टाइम पर थॉर काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा और ड्वेलर को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी थॉर की सोल को एब्जॉर्ब करने में। लेकिन अगर थॉर अपने अच्छे कंडीशन में हो और ड्वेलर तब उसकी सोल एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, तब थॉर सिंपली उसे स्टॉर्म ब्रेकर या लाइटनिंग अटैक से मार देगा। सारे एवेंजर्स टोनी के फ्यूनरल में आए थे, लेकिन ब्लैक पैंथर के टाइम पर एक भी एवेंजर वहां पर क्यों नहीं था? अब इसमें बहुत सारे फैक्टर देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट है बॉन्डिंग। टोनी स्टार्क कोर एवेंजर में से एक था, जबकि तिचाला इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर एवेंजर बना था। टोनी को सब जानते थे, लेकिन ब्लैक पैंथर को बहुत कम एवेंजर्स जानते हैं। तिचाला के पास ना तो ज्यादातर एवेंजर्स के कनेक्शन थे और ना ही कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। सेकंड पॉइंट है डेथ, प्लेस और टाइमिंग। टोनी स्टार्क की डेथ वॉर के दौरान हुई थी और टोनी की वजह से सारे एवेंजर्स की जान बची है, इसलिए टोनी उतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अगर टोनी खुद को सेक्रीफाइस नहीं करता तो सारे एवेंजर्स वही मारे जाते। लेकिन तिचाला की डेथ किसी लड़ाई में नहीं हुई है, वो एक बीमारी की वजह से मारा गया था, जिसका इलाज हार्ट शेप हब से हो सकता था, लेकिन उस टाइम पर हब वकांडा में नहीं थी। और थर्ड पॉइंट है वकांडा। बेसिकली एक आइसोलेटेड नेशन है और ये अपनी कोई भी बात वकांडा से बाहर नहीं जाने देता है, और वकांडियंस के लिए तिचाला एवेंजर बाद में, पहले उनका किंग है, इसलिए उन्होंने जरूरी नहीं समझा किसी भी एवेंजर को ये बताना कि तिचाला अब जा चुका है। और आज भी शायद ही कोई ऐसा एवेंजर होगा जिसे तिचाला की डेथ के बारे में पता होगा। इसलिए इन सारे फैक्टर की वजह से हमें कोई भी एवेंजर ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल में देखने नहीं मिला। डोरमामू वर्सेस लोकी। अब डोरमामू एक कॉस्मिक एंटिटी है जो एक बहुत पावरफुल मैजिक यूजर है। इवन एंशिएंट वन जैसे पावरफुल सोर्सर सुप्रीम भी डोरमामू का डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो खुद पावरफुल बन सके। डोरमामू फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सेलेस्टियल को बराबरी की टक्कर दे सकता है और ये डार्क मैजिक और एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है। अपने डार्क डायमेंशन में डोरमामू रियलिटी वार्पिंग भी कर देता है और ये बंदा इमोर्टल है, लेकिन सिर्फ अपने स्पेसिफिक डायमेंशन में। लेकिन दूसरी ओर लोकी है, जिसे सीजन 2 में काफी बड़ा पावर अपग्रेड मिला। लोकी बचपन से एसगार्डियन मैजिक यूज कर रहा है, जिसमें इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन अब लोकी के पास टाइम रिलेटेड एबिलिटीज आ चुकी है। लोकी चाहे तो किसी का भी टाइम रोक सकता है या फिर खुद टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब ये दोनों फाइट करेंगे तो विनर कौन बनेगा? अब यह 2012 वाला लोकी होता है या रैग्नारोक टाइमलाइन का भी लोकी होता तो मैं सीधा बोल देता कि डोरमामू इजीली गॉड ऑफ मिस्चिफ को बीट कर देगा। लेकिन अब लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है। वो चाहे तो अपने टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी से डोरमामू को एक ही जगह पर फ्रीज करके सीधा वॉइड में फेंक देगा, जहाँ अलोथ बैठा है डोरमामू को खाने के लिए। और डोरमामू जिस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है वो अब लोकी के हाथ में है। लोकी चाहे तो सिर्फ अपने एक थॉट से डोरमामू के एंटायर टाइमलाइन को इरेज कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि एसगार्डियन मैजिक इनफ ना हो डोरमामू को बीट करने के लिए, लेकिन अपने टाइम रिलेटेड एबिलिटीज की वजह से लोकी आसानी से डोरमामू को इरेज कर देगा। होमलैंडर वर्सेस वोल्वरिन एंड डेडपूल। अब कंपैरिजन से पहले जान लेते हैं कि तीनों के पास क्या एडवांटेजेस है। तो होमलैंडर अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सूप है और अपने यूनिवर्स में 99% सूप्स को इजीली मार सकता है, क्योंकि पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप देखने मिलता है। लेकिन होमलैंडर बहुत ज्यादा तेजी से उड़ सकता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है और इसके पास लेजर्स देखने मिल जाते हैं जो सुपर ह्यूमंस को भी हैवी डैमेज दे सकते हैं। अब अगर डेडपूल के एडवांटेजेस की बात करें तो इसके पास अपना हीलिंग फैक्टर है, इसलिए डेडपूल को कितना भी डैमेज दे दो वो हील हो जाएगा। और दूसरी बार टीवी वालों ने पूल को एडमेंटियम से बने तलवार दे रखी है, जिसकी वजह से इन्हें ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुका है। और साथ में होमलैंडर जैसों को भी कट कर सकता है, क्योंकि एडमेंटियम किसी भी ड्यूरेबल कैरेक्टर को कट कर देता है। लेकिन जब डेडपूल होमलैंडर के सामने आएगा तब इन दोनों की स्ट्रेंथ और स्पीड में बहुत बड़ा गैप देखने मिल जाएगा। होमलैंडर की रॉ स्ट्रेंथ बहुत अपर लेवल पर है, इसलिए डेडपूल के अटैक करने से पहले ही होमलैंडर डेडपूल की बॉडी को चीर देगा। ये बात अलग है कि डेडपूल हील कर जाएगा और एक टाइम के बाद होमलैंडर समझ जाएगा कि वो कुछ भी कर ले, डेडपूल को अपने पावर्स के साथ नहीं मार सकता। इसलिए होमलैंडर डेडपूल को स्पेस में नहीं तो वोल्केनो में फेंक देगा, क्योंकि यही दो ऐसे प्रैक्टिकल रास्ते हैं जिससे डेडपूल को थोड़ा बहुत स्लो डाउन कर सकता है। बट भले डेडपूल के पास एडमेंटियम सॉर्ड हो, लेकिन होमलैंडर को कट करना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। इसलिए एक तो डेडपूल को चिप ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा होमलैंडर को स्टैब करने के लिए, या फिर अपनी गन्स में एडमेंटियम से बने बुलेट्स को लोड करके फायर करना होगा, तब कहीं होमलैंडर मारा जाएगा। लेकिन अभी के लिए डेडपूल के पास एडमेंटियम बुलेट्स नहीं है, इसलिए जब ये फाइट करेंगे तब अपनी रॉ स्ट्रेंथ और स्पीड की वजह से होमलैंडर डेडपूल को सरपास कर देगा, लेकिन हमेशा के लिए मार नहीं पाएगा। लेकिन जब वोल्वरिन के साथ होमलैंडर की फाइट
फाइट होगी तब लैंडर को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वोल्वरिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से फाइट करता है और वोल्वरिन की बॉडी को ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है और इसका स्केलेटन एडेमेंटियम से बना है। इसलिए डेडपूल के कंपैरिजन में वोल्वरिन की बॉडी ज्यादा ड्यूरेबल देखने मिल जाती है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता होमलैंडर कितने अपनी लेजर्स और स्ट्रेंथ का यूज करता है, वोल्वरिन आखिर में हील हो जाएगा। और साथ में वोल्वरिन के क्लोज हल्क जैसों की स्किन को कट कर सकते हैं, इसलिए होमलैंडर की स्किन तो बड़ी आसानी से कट कर देगा। और होमलैंडर की लेजर से बचने के लिए लोगन अपने क्लॉज को यूज कर सकता है और फिर इन्हीं हिटअप क्लॉज से होमलैंडर पर अटैक कर देगा। और होमलैंडर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने रॉ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पर, लेकिन वोल्वरिन के पास कई डेकेड्स का बैटल एक्सपीरियंस है और साथ में लोगन होमलैंडर से भी ज्यादा पावरफुल एनिमीज से फाइट कर चुका है। इसलिए होमलैंडर की स्पीड वोल्वरिन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी इस फाइट में, लेकिन आखिर में जीतना वोल्वरिन को ही है, क्योंकि होमलैंडर को बीट करने के लिए उसे सिर्फ एक बार स्टैप करना है। लेकिन होमलैंडर के पास ऐसा कोई अटैक नहीं है जिससे वो हमेशा के लिए वोल्वरिन को मार दे, क्योंकि वो हर सिचुएशन में हील हो जाएगा। इसलिए वोल्वरिन के लिए थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन आखिर में वो होमलैंडर को बीट कर देगा। लेकिन इसी के साथ आज के सारे रैंडम क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।